जल संसाधन। बच्चों, आपने वर्ष 2008 में बिहार के उत्तर उत्तर बिहार के कोची प्रदेश में आए बाढ़ को देखा होगा। यहाँ आपने सुना होगा टीवी पर, समाचार पत्रों, आकाशवाणी में, या उप्र बाढ़ की विशिका, या उसका विध्वंसकारी प्रलयकारी रूप आपने देखा होगा। और उस बाढ़ में कितनी जान माल की क्षति हुई, वो भी आपने देखा होगा। यह जानकर आपको घोर आश्चर्य होगा कि ये जल जहां एक ओर तो प्रलय और तांडव करता है, और दूसरी ओर मानवीय आवश्यकता को सरल और सुगम बनाकर सभ्यता भी बनाता है। यही वजह है कि विश्व को लगभग सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटी में हुआ है, नदी घाटी या नदियों के किनारों पर हुआ है। बच्चों, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अपन जल को देखते हैं, एक और तो यही जल जो कितना मानवीय जीवन को एकदम तहस नहस या एकदम त्राही त्राही कर देता है, कि कितना एकदम विध्वंसकारी उसका रूप होता है। और दूसरी ओर इसी जल के किनारे मानव बचता है, मानव बचना भी पसंद करता है जल के किनारे। क्या इसके वही कारण अपन देखते हैं, मानवीय सभ्यताओं का विकास इसी नदी घाटी के किनारों पर होता है। आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल कहीं विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त हो रहा है, तो कहीं औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में उपयोग आ रहा है या काम में लिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। 3/4 भाग, यानी कि आप देखेंगे 71% या प्रतिशत पूरी पृथ्वी का भाग है जो जल से ढका हुआ है। उसी के साथ अपन देखेंगे 29% वहां पर थल भाग है, यानी कि स्थल भाग है, और दूसरी ओर अपन देखेंगे कि वहां पर जल भाग है, यानी कि 71%। इसका मतलब है 3/4 भाग है जो जल से ढका हुआ है। लेकिन अधिकांश जल लवणीय है, वो पीने योग्य नहीं है, वो एकदम खारा जल वहां पर है, जो मनुष्य के जीवन में काम नहीं आ सकता, वो इतना खारा जल है। और स्वच्छ जल सतही अपवाह और भूमिगत स्रोतों से प्राप्त होता है। जैसे कि अपन देखते हैं, जो अपने पीने योग्य जल है या स्वच्छ जल है, वो तरातल के सतह पर, और सतह पर जल कहाँ से आता है, वो आपको देखना होगा कि वर्षा से आता है जल। और भूमिगत स्रोत वो स्रोत जो भूमि के अंदर होते हैं, इट मीन्स सतह के अंदर से, जो अपन नल कूपों कुओं आदि के माध्यम से उसको बाहर निकालते हैं। जैसे कि हेडपंप है, आपने देखा होगा, हेडपंपों के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से, कुओं के माध्यम से अपन उसको बाहर निकालते हैं, और वही अपने आजीवन और आजीविका चलाने के लिए काम में लेते हैं। जैसे कि पीने के लिए, और अपने दैनिक दिनचर्या के लिए, कृषि के लिए, पशुओं के लिए अपन भूमिगत जल का उपयोग करते हैं, या और साथ ही साथ सतही जल का उपयोग करते हैं। इन स्रोतों का सतत नवीनीकरण पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। मैंने पहले ही आपको कहा जलीय चक्र द्वारा, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि जलीय चक्र यानी कि पुनर्भरण कहाँ से हो रहा है, वर्षा से हो रहा है। आप देखते हैं 12 महीने में 4 महीने अपने यहाँ पर वर्षा होती है, उसी के साथ उस वर्षा के दौरान जो सारा अपन ने उपयोग किया है, वो जो जल पृथ्वी से सतह से अपन ने निकाला है, वो धीरे धीरे वर्षा के माध्यम से 4 महीने वापस बढ़ता है, और वापस उसके बाद में अपन उसका उपयोग करते हैं। इसी कारण जल का नवीनीकरण है वो निर्बाध्य गति से चलता रहता है। इसी के अपन आगे देखते हैं जल के स्रोत। जल के क्या क्या स्रोत हैं, इट मीन जल अपने को कहाँ कहाँ से मिलता है, इसके बारे में अपन ये पढ़ेंगे। पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी के अधिकतर भाग पर, मैंने कहा अभी आपको 71 यानी कि 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को अपन नीला ग्रह कहते हैं। यह जीवों की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अपन सौर मंडल के 8 ग्रह में से अपना एक ग्रह है जो पृथ्वी है। पिछले 8 ग्रह, पृथ्वी के अलावा पीछे बचे 7 ग्रहों में जीवन संभव नहीं है। कारण यही है कि वहां पर जल नहीं है, इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी पर जल है वो विभिन्न रूपों में पाया जाता है।
विभिन्न रूपों में पाया, वो किस रूपों में पाया जाता है अपन देखते हैं। जैसे कि पृष्ठभूमिय जल, यानी कि भूमि के जो सतही पर है, जो पृष्ठ पर है, वो उसको अपन कहेंगे पृष्ठ यानी भूपृष्ठीय जल। दूसरा है वो भूमिगत जल। भूमिगत जल यानी कि जो भूमि की सतह के जो नीचे पाया जाता है, उसको अपन कहेंगे भूमिगत जल। दूसरा होता है वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल क्या होता है? जो जल वाष्प के रूप में वायु में उपस्थित होता है, तो फिर वो बादल बन के अपने वापिस सतह पर बरसता है, इसलिए वह होता है वायुमंडलीय जल। और चौथा है आपका महासागरीय जल। बच्चों महासागरीय, वही जो मैंने कहा आपका पृथ्वी का 71% भाग है वो महासागरों और सतह पर पाया जाता है। और जो जो पृथ्वी का जो संपूर्ण जल है, आप एक आयतन माना जाए कि जो जल आयतन माना जाए, वो पृथ्वी का संपूर्ण जल का 96.5% महासागरों में पाया जाता है। कितना बड़ा अमाउंट है, और वो सब कुछ जल लवणीय है, वो सब खारा है, वो अपने पीने योग्य नहीं है, अपन उसको नहीं पी सकते, इतना खारा जल है वो। और उसका रीयूजेबल भी अभी नहीं होता। वो रीयूजेबल एक प्रकृति के द्वारा होता है। वो प्रकृति के द्वारा कैसे होता है आप जानेंगे कि जैसे कि वर्षा होती है। वर्षा कैसे होती है? जब सूर्य का तापमान पृथ्वी पर पड़ता है, जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है, और वही जल वापिस बादलों के द्वारा सतह पर आते हैं और वहां पर वर्षा करते हैं। यह प्रकृति द्वारा ही एक फिल्ट्रेट हो सकता है। एक मानवीय जीवन द्वारा या मानव द्वारा, अपन ह्यूमन बीइंग के आधार पर अभी उस जल को, इतने बड़े अमाउंट को अपन यहाँ स्वच्छ जल नहीं कर सकते। अपन आगे देखते हैं। अपन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इस मैप में आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह पृथ्वी का जो आपका नीला भाग दिखाई दे रहा है, वह जल है, वो सारे समुद्र है, वो सारे महासागर है। और ये नीला नीला सब भाग है, ये सब महासागर हैं। यहाँ पर सब संपूर्ण रूप से जल पाया जाता है, और जो बर्फ के रूप में भी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बर्फ के रूप में भी पाया जाता है। और ये सब माँ है। और दूसरा जो आप कलरफुल में जो मैप है, ये आपका जो स्थल भाग है, स्थल मंडल है, जो पृथ्वी का एक संपूर्ण पृथ्वी का मात्र 29% ही है। और जो मैंने कहा कुल जल का 96.5% जल है, वो सब ये जल है, यहाँ पर जल जो जल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक मुझे लग रहा, मुझे आपको शायद समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जल, इस जल के कुछ प्रकार जो मैंने बताए थे क्या होते हैं, जल के स्रोत कहाँ कहाँ से। जो पहला है अपना भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल क्या होता है? जो धरातल की सतह पर पाया जाता है। जो मैंने पहले बताया वो धरातल की सतह पर पाया जाता है। जैसे कि ये आपका धरातल है, यहाँ जो सतह पर पाया जाता है उसको कहेंगे अपन भूपृष्ठीय जल। जो धरातलीय या सतही जल, वह जल है जो पृथ्वी की सतह पर, जो सरिताओं, नदियों, झीलों, तालाबों, आर्द्र भूमि इत्यादि में पाया जाता है। वह जल संसाधन जो रूप में देखा जाए और मानव के उपयोग में आने वाला ज्यादातर धरातलीय जल ही है। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि भूपृष्ठीय जल क्या होता है। जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, जो अपन नदियों में देखते हैं, झीलों में देखते हैं, तालाबों में देखते हैं, आर्द्र भूमियों में देखते हैं, वह जल आपका भूपृष्ठीय जल है। और सबसे सर्वाधिक मानव जीवन में जो उपयोग में आता है वो आपका धरातलीय जल है। अब धरातलीय जल ही है, जैसे कि नदियां हैं, और नदियों को रोककर फिर बांध बना लेते हैं, फिर नहरों के द्वारा अलग अलग जगह पर सतहों पर भेजते हैं अपन, वही जल है जो धरातलीय जल है। अपन उसका उपयोग करते हैं, और मानवीय जीवन में सर्वाधिक जो उपयोग में आने वाला जल है वो भूपृष्ठीय जल है। दूसरा इसी के प्रकार आता है अपन है भूमिगत जल। भूमिगत जल वह भूजल, ऐसा भूजल सामान्यतः भूमिगत रूप में पाया जाता है। भूमिगत रूप में मतलब भूमि के अंदर। ये आप इस चित्र में, इस मान चित्र में आप देखेंगे कि ये भूमि के अंदर जो पाया जाता है, ये अपने ट्यूबवेल लगा के अपन उसको बाहर निकालते हैं। जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसी के नीचे लेयर बनी हुई है, और जो सतह को वर्षा के रूप में प्राप्त होता है जल, वही धरती में रीस रीस के नीचे जाता है, और वो सतह के रूप में पाया जाता है। और वो अपन बाहर कैसे निकालते हैं? कुओं, ट्यूबवेल और हैंडपंप द्वारा खुदाई करके उसको, उस जल को अपन बाहर निकालते हैं, फिर अपने जीवन में उपयोग में लेते हैं, अपन उसको पीते हैं। और अपने मानवीय जीवन में, जैसे कि कृषि करने में और पशुओं के लिए, तरह तरह के लिए वो जल अपन बाहर निकालते हैं, और अपने मानव जीवन में ज्यादातर वही जल काम में आता है। जो बारिश नहीं होती है, इट मीन्स जब अपन बाहर निकालते हैं उसको। ठीक है, अपन आगे देखेंगे इसी में। अब देखते हैं कि भारत में धरातल पर कितना जल है। ऐसे कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इसमें बताना चाहूंगा आपको कि भारत में
विश्व के धरातल का लगभग 2.45% है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.45% है। जल संसाधनों का 4% है। संपूर्ण विश्व का जो जल संसाधन है उसका 4% है। और जनसंख्या लगभग 16% भाग पर है। विश्व की कुल जनसंख्या का 16% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। देश में एक वर्ष में वर्षण प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन मीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योगी भौम जल लगभग 1869 घन किलोमीटर जल है। अपन आगे इसी में देखते हैं स्वतंत्रता के समय, भारत की आजादी के समय, यानी कि आप देखेंगे 1947 का ये टाइम है। वहां उस समय भारत का जो जल था वो 18 अरब घन मीटर था। अभी मैंने आपको दिखाया, अभी अपना कितना था यहाँ पर 4000 घन मीटर। 1947 के समय अपना कितना था 18 अरब घन मीटर। भारत को स्थलाकृति, अपन आगे देखते हैं, भारत को स्थलाकृति स्वरूप और अन्य बाधाओं की वजह से 690 अरब घन मीटर जल की उपयोग पाया जाता है। कुल भारत के जल का 32% है, यानी कि 32% है। भारत में गंगा द्रोणी का उपयोग में योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। यानी कि जो गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है, यहाँ जल का उपयोग करने की क्षमता है और जल भंडारण करने की क्षमता है वो सर्वाधिक है। वही ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वर्षा प्रवाह हेतु उपयोग योग्य जल भंडारण है और क्षमता की अति निम्न है। अगर आप उपयोग जल भंडारण की क्षमता को एक आनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी का स्थान प्रथम है। ताप्ती नदी का स्थान प्रथम है और इस जल भंडारण की क्षमता 95% है। और कुछ महत्वपूर्ण नदियां जो भारत में जो बहती है और जो जिनका जल अपने कृषि योग्य भूमि में और जिसकी जल की भंडारण क्षमता भी बहुत अधिक है, उसमें जैसे कि सिंधु नदी जो कुछ भाग अपने जम्मू कश्मीर में बहता हुआ फिर पाकिस्तान में चली जाती है। फिर गंगा नदी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आती है, हिमाचल प्रदेश फिर उत्तर प्रदेश होती हुई बिहार, फिर बिहार से पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी वही जो पूर्व की दिशा से अपने अंदर एंटर करती है, जैसे कि नागालैंड, फिर असम, यहाँ से आती हुई फिर बिहार में होकर वापस बंगाल की खाड़ी में जाती है। देन गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी और उसके बाद में आती है नर्मदा। और ये सब भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं। जैसे कि अपन देखेंगे कि विश्व की महत्वपूर्ण नदियों में, यानी कि सबसे बड़ी नदियों में, विश्व की 10 बड़ी नदियों में भारत की ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का स्थान है, जो कि 8वां और 10वां स्थान प्राप्त है। अपन आगे देखेंगे देश में भूमिगत जल का वितरण असमान है। असमान होने का कारण क्योंकि कई जगह, यानी कि धरातलीय चट्टान है या फिर धरातलीय जो अपना धरातल है वही असमान रूप से, कहीं चट्टानों की संरचना है, कहीं धरातलीय दशाएं, और उनकी वजह से जल का जो वितरण है वो असमान है। इस पर चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा, जलापूर्ति के स्रोत जैसे तत्व का प्रभाव पड़ता है। यानी कि असमान होने के क्या क्या कारण हैं? वो चट्टानों की संरचना और धरातलीय की दशा, किस प्रकार का धरातल है, और जलापूर्ति यानी कि वर्षा का जो जल अपन को कहाँ से जल अपन को कौन पूर्ति करता है? वर्षा करती है, यानी कि जल की पूर्ति करने वाली वर्षा है, तो वर्षा का जहां जहां प्रभाव पड़ेगा, इसलिए भूमिगत जल का आपको असमान वितरण मिलेगा। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अपना पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थल, थार का मरुस्थल पाया जाता है, वहां पर सबसे कम वर्षा होती है और कम वर्षा होने के कारण वहां सबसे कम जल पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए जल भूमिगत जल के वितरण को प्रभावित कौन करता है? वर्षा करती है। समतली मैदानी भागों में स्थित जल और चट्टानी भागों में भूमिगत जल की अपार राशि पाई जाती है। जैसे समतल मैदान पाया जाता है, दूसरा जहाँ चट्टानी भाग पाए जाते हैं वहां पर वर्षा भी सर्वाधिक होती है, और सर्वाधिक वर्षा होने के कारण भूमिगत जल की राशि अपार पाई जाती है। वहाँ
भूमिगत जल सर्वाधिक पाया जाता है, जहाँ चट्टानों से रीस कर भूमि के अंदर जाता है, इसलिए वहां पर भूमिगत सर्वाधिक पाया जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान में, जैसे कि पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो मैदान है, जो हिमालय नदी के कारण मिट्टी और हिमालय नदी के कारण उस मैदान में जो मिट्टी का निर्माण होता है, वो हिमालय से आने वाली नदियां हैं, वो अपने साथ मिट्टी लाती है और उस मैदान में आके बिछा देती है, इसलिए वहां पर मैदानों का निर्माण होता है। और इसी प्रदेश में सर्वाधिक सर्वाधिक भूमि जल पाया जाता है। यह देश का लगभग 42% जल पाया जाता है। यहाँ पर देश का लगभग 42% जल पाया गया, जो कि संपूर्ण भारत के देखा जाए, संपूर्ण भारत के कुल भाग का देखा जाए, तो यहाँ पर सर्वाधिक जल पाया जाता है। वो कौन सा भाग है? वो मैदान, यानी कि पंजाब के मैदान से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। इसमें कौन कौन से भारत के राज्य आएंगे? आप जैसे कि देखोगे यहाँ पर भारत के राज्य आपको मिलेंगे, पंजाब, हिमाचल, जैसे कि उसके बाद में हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहेंगे अपन उत्तरी मैदान है। और उत्तरी मैदान में सारी जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो उत्तरी मैदान के होकर ही जाती है आगे। तो ये समतल भाग है, और समतल भाग में जो नदियां अपने साथ जो अवसाद लेके आती है, जो बालू मिट्टी लेके आती है, वो यहाँ पर जमा होती है, और जमा होने से यहाँ पर एक समतल मैदान बनता है, और वो कृषि योग्य भी मैदान है, और वहां पर सर्वाधिक जल पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत का लगभग 4,439 अरब घन मीटर भूमिगत जल यहाँ पर पाया जाता है, जिसका 19% जल अकेला उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और उसके बाद में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भी भूमिगत जल की संभावना अधिक है, यानी कि वहां पर संभाव्यता अधिक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अलावा इन राज्यों में भी सर्वाधिक जल पाया जाता है। जल संसाधन का उपयोग, अपन देखते हैं ये जल संसाधन कहाँ कहाँ पाया जाता था। अपन ने अभी तक बड़ा जल संसाधन का वितरण किया है, जल के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से अपन को जल प्राप्त होता है, पर इसके आगे अपन देखेंगे जल संसाधन का उपयोग। अपन मानवीय जीवन में, अपने जीवन में जल का कैसे उपयोग करते हैं। भारत की आबादी एक तीव्रतम गति से बढ़ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनसंख्या तिगुनी हो गई है। आबादी की वृद्धि के साथ ही जल की तीव्रता से मांग बढ़ी है, और मांग में जैसे कि पेयजल के, सिंचाई और उपयोग जैसे उपक्रमों की वृद्धि, उद्योग जैसे उपक्रमों की वृद्धि में भी जल की मांग की काफी बढ़ोतरी हुई है। 1951 में भारत की प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी। मतलब उस टाइम इतना एक प्रति व्यक्ति के हिस्से में इतना आता था। आज 2001 में वही 1829 घन मीटर रह गई है। अब अनुमान ये माने जाते हैं कि 2025 आते आते 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल हो जाएगा। मतलब आप देखिए कहाँ 5177 घन मीटर था, वही 2025 में, यानी कि 2000 अभी 2021 चल रहा है, 2025 आते आते 1372 हो जाएगा, जो कि एक आम आधार पर देखा जाए, एक औसत, एक एवरेज के आधार पर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति जल यानी कि 4000 घन मीटर होना चाहिए। तो 4000 और कहाँ 1342 घन मीटर, अब कितना बहुत कम हो गया वो आप देखेंगे। जल संकट की समस्या को आगमन का संकेत, मतलब आगमन आने वाले समय में एक जल का संकट खड़ा हो जाएगा, ऐसे संकेत हमें प्रतीत होते हैं। जहां ऐसे संकटापन्न देशों को जल को आयात करना पड़ेगा। जो कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो जल को लेके विश्व युद्ध होगा। और विश्व युद्ध क्यों होगा? जैसे कि जो संकटापन्न, जल के संकट को लेकर जो कगार पर देश खड़े हैं, जिन देशों में जल की बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत एकदम संकट पे वो जो खड़े हैं, जहां पर एक जल आसानी से उपलब्ध भी नहीं होगा, उन देशों को जल को आपूर्ति करनी पड़ेगी। जैसे कि आज अपन पेट्रोलियम तेल पदार्थ को दूसरे देशों से अपन आयात करते हैं, वैसे ही आने वाले टाइम में जल को एक देश से दूसरे देश में बेचा जाएगा, और वो एक देश से दूसरे देश से आयात करेंगे। अपन आगे देखते हैं। हाँ, पेयजल और जल का उपयोग, कहाँ कहाँ अपन जल का उपयोग लेते हैं? पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, जनता के स्वास्थ्य के लिए भी अपन नहाने धोने और स्वस्थ रहने के लिए भी जल का उपयोग करते हैं।
स्वच्छता के लिए, अपनी खुद की स्वच्छता के लिए, कपड़े धोने के लिए, इन सब के लिए अपन जल का उपयोग करते हैं। और साथ ही इत्यादि कार्यों में दैनिक जो अपना जीव जो दैनिक दिनचर्या है उसमें भी जल का उपयोग करते हैं, और जल ही अपरिहार्य है। जल विद्युत निर्माण एवं परमाणु संयंत्र, शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी और जल क्रीड़ा जैसे कार्यों की कल्पना बिना जल को संभव नहीं है, बिना जल की ही नहीं जा सकती। वही अपन आगे देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये क्या होती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं? वह परियोजना, मतलब परियोजना का मतलब एक जल का सही एवं सुगम, एक सही तरीके से उपयोग करने के लिए एक परियोजना बनाई जाती है। परियोजना के माध्यम से उस परियोजना के सारे सरकार पैसा उसमें इन्वेस्ट करती है, और उन पैसों से ही जल का अधिक उपयोग किया, और उन परियोजना से ही जल का सही एकदम सही तरीके से उपयोग करने के लिए वो परियोजना बनाई जाती है। और परियोजना से जैसे उसी जल का उपयोग जो बाढ़ों में जैसे गया, जैसे कि नदी के ऊपर एक बांध बना दिया जाएगा, और उस बांध में जितना पानी रुकेगा उसका सही उपयोग कैसे किया जाएगा, उसमें नहरें बना दी जाएगी, और नहरों से एक गांव से दूसरे गांव, और जिस बांध के इलाके के आसपास के जो क्षेत्र होगा उस नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा, और उस पानी से कृषि की जाएगी, और उसी पानी से विद्युत भी उत्पन्न की जाएगी। यह होगा एक विद्युत का, इस जल का सही उपयोग। और उसी के साथ ही यहाँ पर टर्म दी हुई है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्या होती है बहुउद्देशीय परियोजना? वे परियोजना जिसका उद्देश्य दो या दो से अधिक हो। सीधी भाषा में ये अपन के सरल भाषा में कहें कि वे परियोजना है जिसका उपयोग जिसका उद्देश्य दो या दो से अधिक उद्देश्य हो। जैसे कि बांध बनाया, बांध में एक एक उद्देश्य यह था अपना कि पानी, नहरों से पानी निकाल लिया अपन ने। दूसरा उद्देश्य ये है अपना दूसरा उद्देश्य ये है अपना कि उसी से विद्युत उत्पादन कर दी, या विद्युत का उत्पादन कर लिया। तो ये अपना दो या दो से अधिक उद्देश्य हो गए। और तीसरा वही उद्देश्य उसी जल से अपन एक परिवहन, जैसे कि परिवहन के माध्यम से, और वहां पर एक यातायात का भी उपयोग किया जा सकता है, वो बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। और इन योजनाओं, जैसे कि ये बहुउद्देशीय योजना है, वो जो आने वाले प्राचीन समय से, यानी कि जो पिछले कालों से ही अपन इसका उपयोग करते जा रहे हैं। कैसे? अपने जहां से कि आपने देखा होगा कहीं एक अपन आप दुर्ग में घूमने गए होंगे, या एक किले में घूमने गए होंगे, तो वहां पर भी आपने एक तालाबों का निर्माण देखा होगा, एक झीलों का निर्माण देखा होगा। वो सब यानी कि अपन जो मानव जीवन जब से प्रारंभ हुआ है जल के किनारे हुआ है, तो जल का हमेशा उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण उपयोग रहा है, एक भूमिका रही है। उस जल के बिना मानव जीवन ही संभव नहीं है। तो हमेशा से मानव किस तरह जल का उपयोग करता है, जैसे प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से ये स्पष्ट होता है कि ईंट पत्थरों, मिट्टी, मलबों के सहारे झीलों या अन्य जलाशयों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट कृतियां बनाई जाती थी। आप वापस इसको मैं पढ़ना चाहूंगा कि प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों में अपन यह स्पष्ट होता है कि ईंट पत्थरों एवं मिट्टी मलबों के सहारे झीलों या अन्य जलाशयों का तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट कृतियां बनाई जाती थी। और इसी यह यह परिपाटी नवीन नहीं है। हमने आज कई नदियों या बांध बनाए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए योजनाओं का निर्माण हुआ, योजनाएं निर्मित हुई। इसमें नदी घाटी परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया। जैसे कि आप बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, अपने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आधुनिक भारत का मंदिर इसलिए कहा है, क्यों कहते हैं अपन आधुनिक भारत का मंदिर? यानी इन परियोजनाओं के माध्यम से भारत का आर्थिक विकास होगा, मानवीय जीवन का, मानव के जो जीवन का, भारत की जो प्रजा है, भारत की जो जनता है, उनका जो आर्थिक विकास होगा और उनका जो जीवन स्तर होगा वो सुधरेगा और ऊपर उठेगा। इसलिए इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के उद्देश्य, जो नदी घाटी जो परियोजना है उनके विकास के क्या क्या उद्देश्य है, अपन ये नदी घाटी क्यों बनाई जाती है? पहला यानी प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण रहता है बाढ़ का नियंत्रण। जिस क्षेत्र में नदी, जहां पर जैसे कि गंगा नदी चलती है, कोसी नदी चलती है, अपने सोन नदी चलती है,
इन नदियों के जहाँ जैसे बरसात के रूप में यानी कि बारिश के टाइम में ये नदियां बहुत अपने चरम सीमा पर सबसे सर्वाधिक पानी इसमें उस टाइम लेके जाती है, क्योंकि वर्षा द्वारा जो धरातल पर सतही पर पानी आता है वही पानी नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में जाता है, वापस महासागरों में जाता है। और जब ये मतलब नदियों में नदियों के अफवाह यानी कि बाह्य क्षेत्र से भी ज्यादा पानी आ जाता है, अफवाह क्षेत्र में पानी ज्यादा आ जाता है, तब वो बाढ़ का रूप धारण कर लेती है और अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। तब अपने जो मानवीय जीवन प्रभावित होते हैं और जो उसके आसपास में रहने वाले क्षेत्र हैं वो डूब डूब जाते हैं और वो डूब क्षेत्र कहलाता है। तो नदी घाटी परियोजना के विकास का पहला उद्देश्य है बाढ़ पर नियंत्रण करना। दूसरा है मृदा अपरदन पर रोक। मृदा अपरदन क्या होती है, यानी कि जब बाढ़ आती है, जो जो उसके नदी के किनारों पर जो जमीनें होती है, जो मैदान होते हैं, वो कटाव हो जाता है, उसमें वो पानी के साथ पानी उसको काट लेता है और काटने के साथ जहाँ की मृदा आसपास की वो अपने साथ लेके जाती है, वो मृदा अपरदन, और जो वहां की मृदा है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाती है, ये मृदा का अपरदन होता है। तीसरा इसका उद्देश्य है पेयजल एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, यानी कि पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए ये जल की आपूर्ति की जाती है। विद्युत उत्पादन, उद्योगों के लिए जलापूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि और पर्यटन इत्यादि के लिए नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किया जाता है और यह नदी घाटी विकास के उद्देश्य है। आगे अपन क्वेश्चन में भी देखेंगे, यानी कि आगे प्रश्नों भी देखेंगे, ये कि आपका जैसे कि आपके एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आएगा, नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के उद्देश्य बताइए, क्या क्या उद्देश्य है। तब आपको ये देखना है कि बाढ़ का नियंत्रण, मृदा अपरदन को रोकना, पेयजल सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन आदि, इन सब के लिए इन सब के विकास के लिए ही नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है और यही नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य है। अब मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे तरीके से समझ के इसको पढ़ रहे होंगे। आगे अपन देखते हैं वही इसी टॉपिक को कि नदी और क्या क्या इसके उद्देश्य हो सकते हैं। नदी घाटी परियोजना कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। आप गांव की अर्थव्यवस्था मूलतः नदी के किनारों पर ही, गांव मूलतः आपने देखे होंगे, यानी कि महत्वपूर्ण गांव, जो बड़े बड़े गांव है वो सब नदी के किनारे पर ही बचे होंगे। और नदी के किनारे इसलिए बचते थे क्योंकि उनको नदी के माध्यम से एकदम सरल रूप से पानी मिल सकता है, इसलिए वो नदी के किनारे बचते हैं। आप देखेंगे औद्योगिकरण, यानी कि जब बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ, लोगों ने वहां जाके बचना स्टार्ट किया, बड़े बड़े नगर बन गए, तो वहां पर और उन लोगों के जो मूलभूत जो आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, उनके निर्माण के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। और उन उद्योगों को चलाने के लिए जल की महत्वपूर्ण, यानी कि जल की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ नदी घाटी परियोजना के माध्यम से, नहरों के माध्यम से उन उद्योगों तक पानी पहुंचाया जाता है। नगरीय व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित करने के लिए तथा भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ। साथ ही साथ जैसे कि देखते हैं कौन कौन सी हुई, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्ण रेखा, सोन नदी, जैसे कि सोन परियोजना, सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि सोन नदी कहाँ पर, बिहार में जो चलती है। अनेक परियोजनाएं भारत में बहुआयामी विकास में सहायक हो रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ साथ देखते हैं कि इन परियोजनाओं के साथ आप देखोगे कि जब बहुत बड़े लेवल पर इन जल का एक भंडारण किया जाता है, तो उसके आसपास की जो भूमि है वो डूब जाती है। और उस भूमि के अंदर, जिसकी वो जो डूबी हुई भूमि है, उसके अंदर कृषि भी आती है, कहीं गांवों के एरिया भी आता है, कहीं वन भी आते हैं। तब कहीं कहीं पर लोग इसका इसके दुष्परिणाम ही अपन को भुगतने पड़ते हैं। जो मानव जितना विकास करता है, अपन जितने विकास करते हैं, तो उसके कुछ कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, वो अपन को ही भुगतने पड़ते हैं। तो उसमें कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं वो अपन इसी में आगे देखेंगे। तो एक नदी परियोजना थी, नर्मदा नदी परियोजना। और नर्मदा नदी परियोजना ये गुजरात में चलती है, गुजरात में चलाई गई। तो वहां के लोगों ने इसका विरोध करा। विरोध करने का कारण क्या था वो अपन देखते हैं। नर्मदा बांध बांध लगाने से नदी की प्राकृतिक प्रवाह में अवरुद्ध होगा, यानी कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था
वो मुख्यतः गुजरात में चला था। और गुजरात में क्यों चला था और लोगों की मेन मुख्य उनकी मांग ये थी कि ये प्राकृतिक प्रवाह यानी कि नर्मदा नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है, जो अपना रास्ता है, उसके अंदर आप रोकोगे उसको, तो जब प्राकृतिक प्रवाह में आप अवरुद्ध करोगे, तो यह एक आसपास के इलाके को, एक जिस बांध के जो आसपास का जो इलाका होगा वो डूब जाएगा। और जहां उस डूब क्षेत्र में जैसे कि कृषि क्षेत्र भी आएगा और साथ ही साथ जो आसपास का वन भी आएगा। इस कारण से लोगों ने वहां पर विरोध करना स्टार्ट करा। और विरोध में ये कहना स्टार्ट करा कि यहाँ विरोध में ये कहना उन्होंने शुरू करा कि यहाँ पर ये नर्मदा नदी जो परियोजना है वो पर यहाँ पर जो नर्मदा नदी पर जो बांध बनने जा रहा था सरदार सरोवर, वो बांध नहीं बनना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, जिससे तल पर अवसादीकरण तेज होगा, यानी कि जहाँ पर जहाँ बांध बनेगा और जो बांध के जो जिस क्षेत्र में पानी का भराव होगा वहां पर अवसाद, यानी जो नदी अपने साथ अवसाद लाती है, वो तेज होगा, उसकी तलछटी में जमा होगा और जलीय जीवों के साथ भोजन एवं प्रजनन एवं स्वच्छता एवं विचरण की समस्याएं उत्पन्न होगी। साथ ही साथ बाढ़ जैसी विभीषिका भी उत्पन्न होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि जहां बांध बनेगा और बांध बनने के साथ साथ कुछ समस्याएं भी साथ उत्पन्न होती है, यानी कि बांध फूटने के भी कई बड़े चांसेस रहते हैं कि वो बांध फूट गया तो वो पूरा जो पानी एकदम ऊपर होके आएगा, तो वो पूरे आसपास के जो इसके आसपास जितना भी जो एरिया आएगा उसके ऊपर उसमें होकर पानी वो बहेगा, तो वहां पर बाढ़ उत्पन्न होने की भी संभावना रहती है। यानी कि बाढ़ ग्रस्त मैदानों की जो वनस्पति मृदाएं प्लावित होकर अपघटित हो जाएगी और उस बाढ़ के कारण जो आसपास के जो मैदान है, आसपास की जो वनस्पति है, आसपास की जो मृदा है, वो भी अपरदित होकर उसके साथ चली जाएगी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी यानी कि एनजीओ है जो स्थानीय लोगों, किसानों और पर्यावरणविदों, जो पर्यावरण को रक्षा करने वाले जो पर्यावरणविद और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध के विरोध में प्रेरित करता है। यह आंदोलन गुजरात में मुख्य रूप से गुजरात में चला था और इनके जो कार्यकर्ता थे, इनके जो इस आंदोलन को जो एक ऊपर यानी कि ऊपरी स्थित यानी कि ऊपर लाने वाले उसके आसपास वाले लोग, स्थानीय लोग, किसान, पर्यावरणविद और वहां के कार्यकर्ता थे। और नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बन रहा था उसको रोकने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा था। साथ ही साथ अपन देखेंगे बहुउद्देश्य परियोजनाओं के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। भूकंप की संभावना इसलिए बढ़ जाती है कि जहां पर बहुउद्देशीय परियोजना, इट मींस वहां पर बांध बनाया जाएगा और बहुत बड़ा बांध बनाया जाएगा वहां पर, यानी कि उस बांध के पीछे जो जल भरा होगा ना, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में जल का भरण होगा वहां पर। और जब जल भरण होगा तो पृथ्वी पर जहां पर यानी कि सतही पर इतना ही बड़ा भार आएगा। और वैज्ञानिकों ने भूगोलवेताओं का कहना है कि जहां पर सबसे नए बांध बनने के कारण ही भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इतनी ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण, जल जनित बीमारियां, फसलों में रोगाणु जनित बीमारियां का भी भारी संक्रमण हो जाता है, संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। यह बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जो नुकसान है, जो अपन कहेंगे यही बहुउद्देशीय परियोजना के नुकसान है। इस कारण उस नर्मदा बचाओ आंदोलन का विरोध किया जा रहा था, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन किया जा रहा था और नर्मदा नदी के जो सरदार सरोवर बांध बन रहा था उसके विरुद्ध में यह आंदोलन किया जा रहा था। फिर आता है जल संकट। आगे अपन देखेंगे जल, इसके पीछे वाला मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके आगे अपन अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो जल संकट। मित्रों अपन देखते हैं कि जल का एक जल अपने पृथ्वी पर मैंने कहा 71% उपलब्ध है, पर जो पीने योग्य जल है वो मात्र 2% के आसपास ही जल है। और उसी 2% जल का अपन इस तरह दोहन करते हैं और इस तरह उसका दोहन करते हैं कि वह जल धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। जैसे कि आपने देखा प्रति व्यक्ति 1300 आ रहा था, इसी तरह वो कम हो रहा है। तो अब जैसे जहां पर आप देखोगे कि जल का संकट मंडरा रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आने वाले 2025 तक आप देखोगे कि जल इतना कम हो जाएगा। कुछ बाकी देशों में जहां पर जल की बहुत कमी है वो देश जल को आयात करेंगे। जैसे अपन
डीजल, पेट्रोल, ऑयल का आयात करते हैं, इसी प्रकार जल का आयात स्टार्ट होगा। ये भी दिन दूर नहीं, अपने को ये भी दिन देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से अपन जल का एक दोहन कर रहे हैं, कोई उपयोग नहीं। आपको देखोगे आप किस तरह से अपन आप दोहन कर रहे हैं, जिस तरह के इस आप पिक्चर में देखोगे, इस आप पिक में देखो, इस आप फोटो में, आप चित्र में देखोगे कि लोग पानी के लिए कितने घंटों वेट कर रहे हैं। एक इसमें भी देखोगे एक टैंकर आया और उस टैंकर में कितने लोग आके उसके चारों ओर खड़े हो गए, ऊपर चढ़ गए न, किस तरह से पानी को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एन कैन प्रकार में पानी मिल जाए। तो जैसे भी आप देख रहे हो, और आपने भी आपने आसपास, आपके आसपास के एरिया में, आपके घरों के आसपास में आपने गर्मी ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के दिनों में पानी के संकट को देखा होगा। जब पानी एक दिन भी अपने घर पे नहीं आता है, एक दिन नल नहीं आता है, तो अपनी हालत कैसे होती है वो आपने देखा होगा। तो यह जल संकट, अब आप देखिए कि कहीं कहीं इस धरातल पर अपने ही देश में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर महीनों महीनों तक पानी नहीं पहुंचता है। वहां पर पानी तो है ही नहीं क्योंकि मरुस्थल है। और अदरवाइज दूसरा पानी जो बारिश बारिश का जो पानी आता है वो 4 महीने तक चलता है, उसके बाद में जो ग्रीष्मकालीन आते थे सारा पानी खत्म हो जाता है। तब सरकारों द्वारा इस तरह की टैंकर भर के या नलकूपों द्वारा वहां तक पानी पहुंचाया जाता है। पर जब आप कल्पना करिए कि उस जगह पर एक दिन पानी जब नहीं आता है, यहाँ पर 2 या 3 दिन तक पानी डिले हो जाता है, तो उनकी क्या हालत होती होगी वो आप कल्पना कीजिएगा। क्योंकि आप अपन सब इस दौर से गुजरते हैं, एक दिन अपने आप ही पानी नहीं आता है तो अपन क्या क्या अपने हालत होते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, जल संकट में अपन क्या क्या पढ़ते हैं इसमें देखिएगा। जल की अनुपलब्धता, अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का विशाल जल सागर होने और पुनः नवीनीकरण होने के बावजूद दुर्लभता एक जटिल समस्या है, यानी कि जल का न होना एक जटिल समस्या है। जल जल के भाव को उत्पन्न होते मानस अटल को, जिसके मानस अटल पर सूखाग्रस्त, अनावृष्टि यानी कि बारिश का नहीं होना, जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उपस्थित होने लगता है। हम वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता, समय और स्थान की विभिन्नता से इनकार नहीं कर सकते। यानी कि वार्षिक वर्षा का जो वितरण है वो, और मौसमी परिवर्तन, जैसे कि इस बार बारिश अच्छी हुई, अगले साल वापस कम हुई, तो वहां पर जल की वापस कमी, अपन कमी को झेलेंगे, यानी कि कमी होगी वहां पर। और साथ ही साथ प्राय जल की कमी, इसके अतिशोषण, अति उपयोग, समाज में विभिन्न वर्गों में असमान वितरण से उत्पन्न होती है। यानी कि जल का संकट जो मैंने पहले ही कहा था, उसका अति शोषण, यानी अपन इस तरह उसका शोषण करते हैं, इस तरह अपन दोहन करते हैं, इस तरह से उपयोग करते हैं अपन कि आने वाले टाइम में देखेंगे भी नहीं कि कल पानी नहीं आया तो क्या होगा, यानी कि आने वाले समय में जब पानी नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा। इस तरह अपन जल को एक बर्बाद करते जा रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा रूप में उपयोग करते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में अपन जल का एक असमान वितरण को देखते हैं। आप जानते होंगे किसी क्षेत्र में प्रचुर जल उपलब्ध है के बावजूद भी जल दुर्लभता व्याप्त हो रहा है, यानी कि जल वहां पर बिल्कुल कम पाया जा रहा है। आप आगे देखेंगे हमारे कई शहर इनके उदाहरण हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और उनकी मांग तथा जल के असमान वितरण भी जल दुर्लभता का परिणाम है। और जलाधिक्य से न केवल जल को घरेलू उपयोग बढ़ता है, बल्कि अधिक अनाज उत्पादन हेतु जल संसाधन का अति शोषण कर सिंचित भूमि में भी एक अभिवृद्धि की जाती है, और जिससे शुष्क ऋतु में कृषि कृषि की जा सके। आप इससे आप ये समझे कि जब जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी, जितनी जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, जितने ज्यादा लोग होंगे, उनकी मांग भी अधिक होगी। और जब मांग अधिक होगी तो जल की भी मांग अधिक होगी, और जब जल की मांग अधिक होगी तो कहीं ना कहीं तो जल कम होना ही है। जब जल कम होगा तो वहां पर एक जल का संकट उत्पन्न होगा, एक जल के लिए एक बहुत बुरी तरह से मारामारी उत्पन्न होगी। जिस तरह से आप इन सब में देख रहे हैं कि जल का किस तरह अपन शोषण कर रहे हैं, और जल की कमी को किस तरह लोग ये झेल रहे हैं। आप इससे देख सकते हैं कि लोग जल के लिए, एक पानी के लिए लोग लड़ाइयां कर रहे हैं, और किस तरह से ऊपर गिर गिर के जल लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देखिएगा। जल संकट, फिर इसी में आगे अपन देखते हैं कि जल का उपयोग
क्या होता है? स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का विकास हुआ। जब भारत अपना आजाद हुआ 1947 के बाद, एक भारत में एक क्रांति सी आ गई, उद्योगों की एक क्रांति सी आ गई, और साथ ही साथ नगरों की भी एक क्रांति, जैसे नगरीकरण इतने जल्दी से बढ़ने लगे, क्योंकि अपने पास भारत में जनसंख्या भी ज्यादा है, विश्व के दूसरे नंबर पर अपन चीन के बाद दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो ज्यादा जनसंख्या होने के कारण उद्योगों की अधिक मांग बढ़ी, वस्तुओं की अधिक मांग बढ़ी, इसलिए उद्योगों में वृद्धि होगी, और उसी कारण से नगरों में वृद्धि होने के कारण लोगों ने गांवों से जो गांवों से नगरों की ओर पलायन करना स्टार्ट किया, तो नगरीकरण में भी वृद्धि होगी। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी अपने पैर जमाने के लिए उद्योगों की वजह से मृदु जल पर दबाव पड़ा। मीन्स मृदु जल का नंबर ये है कि जो एकदम शुद्ध जल है, जो पीने योग्य जल है, यानी कि जो कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो अपने उपयोग के लिए, जो उद्योग है जो अपने उपयोग के लिए कौन सा जल लेंगे? साफ जल लेंगे, और साफ जल लेंगे तब उसी जल पर सबसे ज्यादा दबाव दबाव पड़ने का मतलब उस जल की कमी को अपन झेलेंगे। उसकी ऑलरेडी मात्रा उसकी कम है, पहले से ही उसकी मात्रा कम है, और ज्यादा मांग होने की वजह से वहां पर उपयोग ज्यादा होगा। इन उद्योगों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इनकी अधिकांश जल पूर्ति विद्युत द्वारा होती है, और उद्योगों के संचालन के लिए विद्युत की आपूर्ति जल से होती है। शहरों में बढ़ती आबादी एवं शहर जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकताओं में त्वरित वृद्धि हुई, जहां नलकूप लगाकर जलापूर्ति के लिए अंधाधुंध शोषण हो रहा है। लोगों के जो मानव के लिए जो जल की जो आपूर्ति, यानी जल के लिए आपूर्ति करने के लिए नलकूप यानी कि जो कुएं खोद करके, जो ट्यूबवेल लगा करके जो भूमिगत जल है उसका दोहन किया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है, और अंधाधुंध तरीके से निकाला जा रहा है। गति जल भंडारण की जो गति है दिनों दिन घटती जा रही है, यानी कि जो जमीन के जो भूमिगत जल है वो दिनों दिन घटता जा रहा है, जो भूम जल का जो स्तर है वो दिनों दिन घटता जा रहा है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, कीटनाशक और कृषि प्रयुक्त होने वाले उर्वरक जल में मिल जाने से जल की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है, जो मानव के लिए अति नुकसानदेह है। आप देखेंगे कि जो उद्योगों का जैसे जैसे हुआ, उद्योगों का उद्योगों का जैसे जैसे वृद्धि हुई, नगरों में जैसे जैसे विकास हुआ, नगरों की जैसे जैसे बढ़ी, उसी के साथ साथ अपन ने इतना ही प्रदूषण फैलाना स्टार्ट करा। जैसे कि आपको पता है, जो उद्योगों का वृद्धि और उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो इस नालों के माध्यम से अपन नदी में छोड़ देते हैं, और जो नदी का जो पानी, जो शुद्ध पानी था, वो भी साथ ही साथ दूषित कर दिया। और दूसरा उसी के साथ जो रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे कि अपन कृषि में जो उपयोग लेते हैं, जो खेतियों में जो अपन कृषि करते हैं किसान, उसी में भी ये जो रसायन, तरह तरह के रसायन उपयोग लेते हैं, और वही रसायन जो भूमि के अंदर जाते हैं तो वही साथ साथ इसको नुकसान करते हैं। जैसे कि कीटनाशक हैं, जो कृषि में उपयोग होने वाले जो उर्वरक हैं, जो जल के साथ जो मिलते हैं, तो जल की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावित होती है, और वो दूषित जल हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, दो जो नन्हे से बच्चे हैं, जो शायद आप ही के उम्र के हैं, और जो बच्चे एक पाइपलाइन के ऊपर बैठ के नाले से पानी लेकर के किस तरह उसको चान करके जो पीने की कोशिश कर रहे हैं, जो लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप देख रहे होंगे यहाँ। और यहाँ पर जिस तरह से अपन उद्योगों के कारण जो अपने द्वारा, जो मानव द्वारा किस तरह से कचरा फैलाया जाता है, इस नदी के जो सारा जो यहाँ पर आसपास जो इलाका है वो सारा इस कचरे की वजह से सारा दूषित हो गया है। यहाँ पर भी देखेंगे आप, इस नल में जो इस नालों में देखेंगे, जो सारा उद्योग, बड़े बड़े उद्योगों से जो नाले आते हैं, जिसमें रासायनिक होते हैं, जिसमें कीटनाशक होते हैं, जिसमें जो सारा जो उद्योगों का जो अपशिष्ट होता है वो इसके अंदर नदियों के अंदर जो बहाया जाता है, और वही जो नदी का जो शुद्ध जल था वो एकदम प्रभावित हो जाता है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में अति दोहन, यानी कि जल की अति दोहन से एक संख्या या फिर आर्सेनिक, तथा राजस्थान एवं महाराष्ट्र में फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है, यानी कि जो भूमिगत जल है उसी के अंदर जो फ्लोराइड, और बिहार और पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र है उसके अंदर आर्सेनिक की वृद्धि हुई है। और उसी के साथ सीवेज एवं जल मल एवं भारत के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में तरातलीय जल दुष्प्रभावित हुए हैं,
और भारत की अधिकतर नदियां आज दूषित हो गई है और अनेक छोटी नदियां अत्यंत विषैली हो गई है। जैसे कि अपन यमुना नदी देखेंगे, गंगा नदी देखेंगे, इतना उसके अंदर दूषित पानी मिला, दूषित जो प्रदूषण मिलाया जाता है, उससे इतनी वो प्रदूषित नदियां हो गई है कि अब यमुना नदी पे आप देखोगे कि बहुत एक तरह की झाग दिखते हैं, यानी कि पूरा नदी के ऊपर जैसे बादल छाया हुआ है। वो बादल नहीं है, वो एक तरह का उसके अंदर प्रदूषण इतना फैल गया है कि आप देखोगे कि वो जल कतई पीने लायक नहीं है। इस तरह से जो नदियों का जो आप प्रदूषण देखेंगे। फिर अपन आगे देखते हैं, या अपन ने यहाँ तक जो प्रदूषण पढ़े, अब देखेंगे कि जल का संरक्षण किस तरह किया जाता है और जल का प्रबंधन आवश्यकता क्यों है और कैसे प्रबंधन किया जाएगा, प्रबंधन करेंगे कैसे, उसका मैनेजमेंट करेंगे, जिस तरह से अपना जल आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपन भी सही से उपयोग करें और जिससे अपना जीवन, अपना स्वास्थ्य सही से बना रहे और अपन उसका सही से उपयोग कर सकें। देखेंगे आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से बढ़ते हुए प्रदूषण, समय की मांग को देखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन अपरिहार्य है। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसकी आपूर्ति में कमी हो रही है, तो हमें अब देखना होगा कि इस जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन करना जरूरी है। यदि प्रबंधन समय पर और संरक्षण संरक्षण पर समय पर नहीं किया जाएगा, तो आने वाले समय में यह जल धीरे धीरे इतना कम हो जाएगा। वही आपको मैं वापस याद दिलाता हूँ कि 2025 तक वे देश जो अभी इन दिनों में भी जो जल की जो कमी महसूस कर रहे हैं, वो आने वाले समय में उनको जल को आयात करना पड़ेगा। तो ये स्थिति अपनी भी हो सकती है, इस तरह अपन दोहन करते रहे तो, जिससे स्वास्थ्य, जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका, उत्पादन एवं अनुक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके एवं नैसर्गिक परिवर्तनों में एवं निम्नीकरण पर विगम लग सके। जल संसाधन की दुर्लभता एवं संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया। 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया और राष्ट्रीय जल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल संसाधन की दुर्लभता एवं संकट का निवारण करना। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय जल नीति है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और कब लाएगी थी। ये आपका परीक्षा में सीधा सा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जल संसाधन की दुर्लभता एवं संकट का निवारण करने के लिए सरकार ने, भारत की सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया। कालांतर में समय के उभरने के कारण इन्हें संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत सरकार ने जल संरक्षण हेतु सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण किया। उसी के साथ आप देखेंगे कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना एवं प्रदूषित जल को स्वच्छ जल का पुनर्चक्रण या स्वच्छ प्रदूषित जल को वापस स्वच्छ जल में पुनर्चक्रण या पुनर्भरण करना। साथ ही साथ अपन देखेंगे कि जल को संरक्षण करने की क्या क्या विधियां हैं। तो भूमिगत जल का पुनः पूर्ति यानी कि पुनः भरण, जो जिस तरह से अपन अति दोहन कर जल यानी कि भूमिगत जल को अपन निकाल रहे हैं, वो आप देखेंगे कि जो भूमिगत जल है उसको वापस कैसे दोबारा भरना है, यानी वापस कैसे अपन उसको भर पाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जल मिशन के संदर्भ में भूमि जल या जल पुनः पूर्ति पर बल दिया और जिससे खेतों, गांवों, शहरों एवं उद्योगों को प्राप्त जल मिल सके और इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक कंपोस्ट खाद एवं उपयोग एवं वेटलैंड का संरक्षण, वर्षा जल एवं जलमल शोधन एवं पुनर्चक्रण जैसे क्रियाकलाप को उपयोग हो सके। दूसरा, इसी की जो विधि है या तकनीक है, ये आप इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही जल संरक्षण की विधियां हैं, आगे आपके क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो आप आगे देखोगे, जैसे कि दूसरी इसकी विधि है जल संभर प्रबंधन। ये जल प्रवाह एवं जल जमाव को उपयोग कर उद्योग एवं कृषि वानिकी, जल कृषि, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके और इससे पेयजल आपूर्ति भी की जा सकती है। इस प्रबंधन को छोटी इकाइयों पर भी लागू किया जा सकता है। आगे देखोगे आप कि तकनीकी विकास, जल के संरक्षण के लिए अपन कौन कौन सी नई तकनीकी का
विकास कर सकते हैं, या फिर वो तकनीकी अपन उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, अपने जो दैनिक दिनचर्या में इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसी कौन-कौन सी तकनीकी हैं? उन तकनीकियों का तात्पर्य जैसे ऐसे उपक्रम जिसमें जल का क्रम कम से कम उपयोग हो और अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो। जैसे कि जल का जो खपत है, जो जल का उपयोग है बिल्कुल कम से कम हो और वहाँ से अधिकाधिक अपन को लाभ प्राप्त हो। जैसे कि ड्रिप सिंचाई है, लिफ्ट सिंचाई है और सूक्ष्म फुव्वारे सिंचाई है, जो फुव्वारा पद्धति है, दूसरी है सीढ़ीनुमा पद्धति है। आपने देखी होगी ड्रिप सिंचाई क्या होती है, जिसमें बिल्कुल कम से कम जल की आपूर्ति होती है और अधिक से अधिक बड़े भूभाग में अपन पानी दे सकते हैं, या कृषि की जा सकती है या खेती की जा सकती है और अधिक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। और लिफ्ट सिंचाई है, सूक्ष्म फुव्वारे हैं, साथ ही साथ सीढ़ीनुमा खेत इत्यादि है। आगे अपन इसी में देखते हैं वर्षा जल संग्रहण और उसका पुनः चक्रण। आप देखोगे कि वर्षा के जल यानी कि जो बारिश जो वर्षण है, जो वर्षा के जल है, उसको अपन किस तरह से संग्रहण कर सकते हैं और उसका पुनर्चक्रण यानी कि अपने जीवन में वापस कैसे पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। आप जान चुके होंगे कि जल दुर्लभता एवं उसकी निम्नीकरण वर्तमान समय में एक प्रमुख समस्या बन गई है। आपने देखा होगा कि अब अभी और वर्तमान समय में अपने जीवन की क्या समस्याएं हैं, वो आप देखोगे कि वर्तमान समय में प्रमुख समस्या क्या है? एक जल यानी कि जल की दुर्लभता यानी जल का निम्नीकरण, जल के गुणवत्ता में कमी आना, यह प्रमुख समस्या बन गई है। तो बहुउद्देशीय परियोजना के विफल होने या उनके विवादास्पद होने के कारण वर्षा जल संग्रहण एक लोकप्रिय संसाधन वर्षा जल सं, वर्षा जल संग्रहण एक लोकप्रिय जल संरक्षण का तरीका ही बन गया। आपने जो देखा होगा जैसे कि नर्मदा नदी या नर्मदा बचाओ योजना या नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ऐसे आंदोलन ऐसे भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए, जिससे अपने जो बहुउद्देशीय परियोजना है, जो जो एक जल का सही उपयोग के लिए जो परियोजनाएं लाई जा रही थी, वह विवादों में और वो परियोजनाएं भी विफल होने के कारण, विवादास्पद होने के कारण अब एकमात्र अपने पास एकमात्र ही उपाय रहा है, वो है वर्षा जल संग्रहण। जो बारिश के द्वारा, जो वर्षा के द्वारा अपने धरातल पर जो पानी आता है, उसका अपन संग्रहण करता है। वो अपन संग्रहण किस तरीके से कर सकते हैं, अपन आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संग्रहण ढांचे पाए जाते हैं। तत्कालीन भारतीय वर्षा पद्धति एवं मृदा गुणों का गहरा ज्ञान था उन्हें। प्राचीन भारत में उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों में वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, नाडु जल के उपयोग अनेक तरीके विकसित किए थे तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे गुल अथवा पश्चिमी हिमालय जैसे वाहिनियां, नदी धाराओं का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई। जो पश्चिमी हिमालय से जो नदियां निकलती थी, जो छोटी-छोटी वाहिनियां निकलती थी, जो सरिताएं निकलती थी, उन्हें उनका रास्ता बदल करके, उनको नया रास्ता देकर, इट उसको नहर बना करके, जो नहर का कंसेप्ट है, जो नहर जो अपन अभी जो नहरें देख रहे हैं, वो प्राचीन समय में भी नहरें हुआ करती थी। और जो नदियों का रास्ता बदल करके वो खेतों तक लेके जाया करते थे वे लोग, और उसके बाद में उसी पानी से वे लोग खेती करते थे। पश्चिमी पश्चिमी भारत खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण सत पर करते थे, और पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ का जल वानी वाहिकाएं बनाने का चलन था, और शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण कर खेती की जा सके। और राजस्थान के जैसलमेर में खडीन, तो जो एक खडीन एक वह है जहाँ पर एक छोटा सा तालाब होता है, और जो वर्षा का पानी यानी कि जो बारिश का पानी होता है वो उसमें एकत्रित होता है, और जो बारिश जाने के बाद में उस पानी से आसपास का जो इलाका होता है, उस आसपास के इलाके में कृषि की जाती है, और उसी पानी से उनको सिंचित की जाती है। उसी फसल को पानी देने के लिए वही जो खडीन है, और खडीन का पानी वहां पर काम में आता है। अन्य क्षेत्रों में जैसे कि जौहड़ है, उस खडीन का नाम ही है, वही है खडीन, जो उसी जल भराव क्षेत्र को खडीन के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के बिरानो, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल संचय एवं भूमिगत में टैंक का निर्माण किया जाता है,
जिसे हम टांका कहते हैं। और टांका क्या होता है, ये आप देखेंगे, आप इसे आप टांका कहते हैं। टांका का मतलब एक घर के आगे एक भूमि के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाता है, उसको सीमेंट से पक्का किया जाता है, और फिर जो बारिश का पानी आता है वो अपने जो छत है और जो छत से जो पानी आता है उस पाइप के माध्यम से जोड़ करके इस पानी में यहाँ पर लाया, इस कुएं में, इस टांके में लाया जाता है। और ये वर्ष भर इसका उपयोग पानी पानी पीने में और अपने दैनिक दिनचर्या में ये उपयोग किया जाता है। प्राय आंगन में हुआ करता है ये टांका, प्राय आंगन में भी हुआ करता है और थोड़ा खेत से दूर भी हुआ करता है, जिससे छत पर संग्रहित जल पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस कार्यक्रम को राजस्थान की एनजीओ तरुण भारत संघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है, और मेघालय शिलोंग में शत वर्षा जल संग्रहण आज भी परंपरागत रूप से प्रचलित है और सर्वाधिक वर्षा होती है। आप देखेंगे फिर आप ही का बिहार की जो सोन नदी परियोजना है, ये आपका अगला जो अध्याय है, यहाँ पर अगला जो टॉपिक है, अगला जो कंसेप्ट है, ये अपन देखेंगे सोन नदी परियोजना है और इसका एक अध्ययन। स्वतंत्र स्वतंत्रता उपरांत भारत में आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक सहित समग्र विकास के उद्देश्य से जल संसाधन के उपयोग हेतु योजनाएं तैयार की गई। नदी घाटी जल के बहुआयामी उपयोग के कारण जल बहु बहुआयामी उपयोग के कारण जल परियोजना का बहुउद्देशीय परियोजना की संज्ञा दी जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना जो पहला ही अपन ने कंसेप्ट, इससे पहले भी जो कंसेप्ट ने पढ़ा, बहुउद्देशीय परियोजना वे होती है जिसमें दो या दो से अधिक आयाम हो, दो या दो से अधिक उद्देश्य हो, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जिस पर पूर्व में चर्चा की गई, अपन पहले ही उसको पढ़ चुके हैं। नर्मदा घाटी अपने देखे होंगे परियोजना, जिसमें भाखड़ा नांगल को भी देखा। और साथ ही साथ बिहार में भी इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर परियोजनाएं बनाएगी, जिसमें प्रमुख परियोजनाएं हैं सोन नदी, सोन परियोजनाएं, गंडक परियोजनाएं और कोची परियोजनाएं। जैसे कि आप देखेंगे ये बिहार का मैप है और आपकी सोन नदी यहाँ होकर चलती है, ठीक है। और ये सोन नदी है। सोन नदी परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यह पहली परियोजना है बिहार की प्राचीन परियोजनाओं के साथ साथ ये बिहार की पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजों के समय में भी सिंचित भूमि में वृद्धि कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1877 ईस्वी में किया गया था। और इसमें देहरी के समीप पूर्व से पश्चिम दिशा में नहरें निकाली गई और इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर थी। पूर्व में नहरों से पटना, गया तथा औरंगाबाद जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। और इस नहर की पश्चिमी शाखा से 3 उप शाखाओं का निर्माण हुआ, और पहली शाखा भोजपुर, दूसरी शाखा बक्सर, तीसरी बक्सर जिले को भी सिंचित करती है, और तीसरी शाखा का प्रभाव सोचा क्षेत्र में है। और इस प्रकार की शाखाएं रोहतक, बक्सर, भोजपुर 3 जिलों को प्रभावित करती हैं और सुविकसित रूप से इन नहरों का 3 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। 1968 ईस्वी में इस परियोजना की डेहरी से 10 किलोमीटर दूर स्थित इंद्रपुर नामक स्थान पर बांध लगाकर बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया है। और इससे पुराने नहरों एवं जल का बैराज यानी पुनः पूर्ति एवं नहरी विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण हुआ। इसी वजह से सोन का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र था आज बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा मतलब वो जो बिहार का जो सूखा क्षेत्र था, इस सोन नदी घाटी परियोजना के माध्यम से आज सिंचित क्षेत्र है और वहां पर सर्वाधिक मात्रा में वहां फसलों का उत्पादन किया जाता है। अपन आगे देखेंगे इसी परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन हेतु शक्ति ग्रह भी स्थापित हुए। पश्चिमी नहर पर डेहरी के समीप शक्ति ग्रह स्थापित की गई, यानी बहुउद्देशीय है। तो एक तो नहरों के माध्यम से पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य उसका ये हुआ कि विद्युत का उत्पादन करना, और विद्युत के उत्पादन के लिए डेहरी के समीप एक शक्ति ग्रह स्थापित किया गया, और जिसमें 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस ऊर्जा का उपयोग
डायमिया नगर का एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभर रहा है। और इसके अतिरिक्त पूर्वी मेहर शाखा पर बारुण नामक स्थल पर एक शक्ति ग्रह लगाया गया है, जहां पर 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। और इस परियोजना के नहरों का पुनर्द्वारण हो रहा है। सोन नदी की सहायक रिहन नदी के जल का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार करती है। और जिस स्रोत को जल की कमी झेलनी पड़ती है, जिससे इस परियोजना में जल की कमी झेलनी पड़ रही है। और बिहार सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार से वार्ता के माध्यम से सार्थक और समाधान के लिए पहल कर रही है। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य के अंतर्गत कई नदी घाटी परियोजना प्रस्तावित हैं, जिसके अंतर्गत विकास की आवश्यकता है, जिसमें दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी कीकल जलाशय परियोजना और बागमती परियोजना और बनार जलाशय परियोजना। इसके आगे अपन देखेंगे। अब आपका बच्चों ये आपका जो जल संसाधन है वो टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब आगे अपन इसके कुछ वस्तुनिष्ठ मतलब प्रश्नों उत्तर दिए गए और उसको भी अपन साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं। वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है यानी कि पृथ्वी के वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जल को क्या कहा जाता है। याद कीजिए, सबसे स्टार्टिंग में इस लेसन के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जल पृथ्वी को नीलाग्र क्यों कहा जाता है। नीलाग्र इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जल है, यानी कि अपने सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक ही ग्रह है जिसपे सर्वाधिक पानी है, वो पृथ्वी है, और एकमात्र ही ग्रह है जिस पर पानी है। दूसरा है, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है। ये बताइए आप कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। मैंने कहा था जो पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है उसका 96.6% जल है जो महासागरों में पाया जाता है। उसके अलावा 2% जल जो शुद्ध जल है वो धरती के सतह पर पाया जाता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। आप देखेंगे कि जो देश के जो बांध है, जो बहुउद्देशीय जो परियोजना है, उसको किसने भारत का मंदिर कहा है। आपने बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ा था और बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र आया था। उसमें पढ़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को, भारत के बांधों को भारत का मंदिर का। और क्यों कहा है मंदिर, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने में काम आते हैं और साथ ही साथ मानवीय जीवन के स्तर को सुधारने में काम आते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन फोर्थ यह है कि प्राणियों यानी कि अपने शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो अपने शरीर में 60 से 65% जल की मात्रा निहित होती है। अगले वाला फिफ्थ क्वेश्चन है, बिहार की अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। याद करिए आप, वही जो बिहार और पश्चिम बंगाल में अति जल के दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र और राजस्थान में भी किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है वो आप देखेंगे। इसमें आर्सेनिक है। आर्सेनिक को हिंदी में सांख्यिक कहते हैं, और ये सांख्यिक का सर्वाधिक जो कि जिससे सर्वाधिक रूप से जल प्रदूषित होता है, ये आर्सेनिक है। इसके अंदर इसका अंत आर्सेनिक होगा। और इसी के आगे अपन देखेंगे कि लघु उत्तरीय, जिसका आपको आंसर है, जिसका आपको उत्तर है कम से कम 5 लाइन में देना है, 50 शब्दों में देना है। तो बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना वे परियोजनाएं जिनका उद्देश्य 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों को साधना है। वे परियोजना जिनका 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हो, जैसे कि बहुउद्देशीय परियोजना, जैसे कि एक बांध परियोजना, नदी घाटी परियोजना ले लो, उसका उद्देश्य क्या होगा। आप उदाहरण में दे सकते हैं इसी में कि कृषि के लिए जल और नहरों का निर्माण करना, साथ ही साथ नहरों द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाना, साथ ही साथ उसी में अब विद्युत का उत्पादन करना, उसी में आप नहरों के माध्यम से एक
आप जल संसाधन का उपयोग कर सकते हो, एक जल मार्ग का उपयोग कर सकते हो, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह नावों या बोटों के माध्यम से जाया जा सकता है। यातायात उपयोग भी कर सकते हैं। जल संसाधन से आप क्या समझते हैं? लिखिए। और जल संसाधन के क्या उपयोग हैं? वो लिखिए। इट मीन जल का क्या-क्या अपने मानव जीवन में क्या-क्या उपयोग आते हैं, वो आपको लिखना है। जल अपने दैनिक दिनचर्या में किस तरह उपयोग आता है, अपन क्या-क्या उपयोग करते हैं। आप 1 से 5 50 शब्दों में इसका आंसर बिल्कुल ईज़िली लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हो, किसान मतलब कृषि के लिए जल का उपयोग किया जाता है, अपने दैनिक जीवन में होता है, उद्योगों में उपयोग किया जाता है। उसी के साथ-साथ आप कई तरह के इसका आंसर दे सकते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या होता है? यानी कि अंतर्राज्यीय जल यानी कि विवाद यानी कि झगड़ा। विवाद यानी कि वह अ, जल विवाद यानी कि 2 राज्यों के बीच में जल को लेकर विवाद है, उसे जलीय विवाद कहते हैं। जैसे कि कावेरी जल विवाद है, नर्मदा जैसे कि जल विवाद था। इस तरह से आप जल विवाद को भी लिख सकते हैं। इसके आगे है जल संकट क्या है? वही कि जल का अधिक दोहन करने से अब जल का किस प्रकार यानी कि जल हमारे सामने अब वर्तमान समय में अपन देखते हैं कि किस तरह के जल का संकट अपन देख रहे हैं, या किस तरह का जलीय संकट झेल रहे हैं। भारत को भारत की नदियों को प्रदूषण करने के प्रदूषण के कारण को वर्णित कीजिए। यानी कि नदियों के प्रदूषण, नदियों में किस-किस प्रकार का प्रदूषण होता है, नदियों के प्रदूषण के कारण बताइए। पहला कारण आप लिखिएगा कि उद्योगों द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नदियों में फेंक दिए जाते हैं। जो कूड़ा कचरा होता है वो नदियों के मार्गों में डाल दिया जाता है। दूसरी ओर जो किसानों जो कृषि में जो कीटनाशक दवाइयाँ यूज़ की जाती